आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज का जो वीडियो रहेगा वो आपका जो है आपकी डाउट क्लास या प्रॉब्लम क्लास का जो सेकंड वीडियो है, जिसमें अपन है आंकिक प्रश्नों से संबंधित जो भी आपकी प्रॉब्लम आई थी उनके बारे में अपन है विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखो जो है एक क्वेश्चन पूछा था आपने, जो है यदि NaCl को SrCl2 के साथ में यानी कि सोडियम क्लोराइड को जो है SrCl2 के जो है आपके 10 की घात -3 मोल है वो प्रतिशत से इसको डोपित कर दिया जाए तो धनायन की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। यानी कि डोपित करने का मतलब क्या होता है, इसके अंदर अगर एक तरीके से मान सकते हो को इसके अंदर मिला दिया जाए तो मिलाने से क्या होगा, ये इतना भाग है NaCl में कौन आ जाएगा SrCl2, यानी कि क्या होगा इतना भाग है SrCl2 होगा तो धनायन की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। तो इसमें जो धनायन बनता है, धनायन कौन बनता है Sr, स्ट्रोंशियम जो है आपका यहाँ पर क्या बनता है धनायन बनता है। तो इस धनायन की रिक्तियों का सांद्रण है इस पूरे यौगिक में क्या सांद्रण रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में अगर अपन इसको हल करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि NaCl है वो NaCl के अंदर ये मिला रहे हैं। इसका मतलब शुरुआत में पूरा आपका क्या रहा होगा सोडियम क्लोराइड रहा होगा। सोडियम क्लोराइड के अंदर ही अपन क्या मिला रहे हैं SrCl2, कितना भाग मिला रहे हैं इसके 10 की घात -3 मोल है वो अपन NaCl के अंदर मिला रहे हैं। तो यहां से अपन है इस चीज के बारे में क्या बोल सकते हैं कि NaCl में अगर अपन 10 की घात -3 मोल है वो अगर अपन डोपित करते हैं तो अगर अपन माने कि पहला जो है पूरा NaCl रहा होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 भाग NaCl में पूरा 100 भाग NaCl होता है, उस 100 भाग NaCl में अपन ने क्या मिलाया है 10 की घात, क्यों पूरा ही सोडियम क्लोराइड है, पूरे का मतलब क्या हो गया 100 भाग। 100 भाग में अपन ने क्या मिला दिया, ये मिला दिया 10 की घात -3 मोल मिला दिए किसके SrCl2 के। इसका मतलब 10 की घात -3 मोल अपन ने यहाँ पर क्या मिला दिया SrCl2 है वो आपका यहाँ पर मिला दिया। अब देखो ये तो था 100 भाग NaCl में, अब इसकी अपने को चाहिए रिक्तियां कितनी हैं तो उसके लिए अपन क्या करते हैं इसका एक भाग निकालते हैं और एक भाग निकाल करके यानी कि इसका एक भाग निकालेंगे। अभी ये 100 भाग में इतना है तो एक भाग में कितना रहेगा वो निकालेंगे और उसको अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुल रिक्तियों का क्या आ जाएगा, इस धनायन की रिक्तियों का क्या आ जाएगा सांद्रण आ जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं यहां पर एक भाग NaCl में निकालते हैं तो एक भाग NaCl में और एक भाग NaCl में निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 10 की घात -3 में भाग लग जाएगा किसका 100 का। 10 की घात -3 में किसका भाग लग जाएगा 100 का, क्यों एक भाग में निकाल रहे हैं 100 भाग में इतना है, एक भाग में 10 की घात -3 बटा क्या हो जाएगा 100। 10 की घात जो है 100 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 की घात क्या लिख सकते हैं 2, ये 10 की घात 2 ऊपर आएगी तो माइनस में होगी तो टोटल माइनस में कितनी होगी 10 की घात -5 मोल SrCl2, यानी कि 100 भाग में 10 की घात -3 मोल जो है SrCl2 होता है, एक भाग NaCl में कितना हो जाएगा 10 की घात -5 मोल SrCl2 हो जाएगा। अब देखो अपन क्या करते हैं रिक्तियों का सांद्रण चाहिए तो उसके लिए अपन क्या करते हैं एक भाग में कुल रिक्तियों की संख्या है, धनायन की रिक्तियों की संख्या का सांद्रण चाहिए तो ये धनायन है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं जब भी एक भाग निकाला जाता है तो फिर इस रिक्तियों का सांद्रण करने के लिए पता करने के लिए उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है अवोगाद्रो संख्या से। तो अवोगाद्रो संख्या का मान अब यहाँ पर ये मोल हट जाएगा क्यों अपने रिक्तियों की सांद्रण चाहिए यानी कि रिक्तियों की संख्या चाहिए तो उसके लिए इस मोल को हटाना होगा और मोल को हटाने के लिए एक मोल में अगर अपन बात करते हैं एक मोल हो, एक अणु हो, एक परमाणु हो, जो भी है मोल अवधारणा के अनुसार मोल, परमाणु, अणु, आयन, कण उन सब की संख्या को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं उनको एक संख्या में लेकर के आते हैं, यानी कि मोल है, कण है, अणु है, आयन है, उनको एक नंबर में लेके आना है। उसके लिए अपन क्या करते हैं उसको किससे गुणा कर देते हैं अवोगाद्रो संख्या से। तो अवोगाद्रो संख्या से इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 की घात -5 SrCl2 मोल आता है ऐसे गया। अब देखो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की घात 23, 10 की घात 23 और ये कितना है -5, 23 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 18, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है। अब देखो प्रत्येक जो आपका SrCl2 है एक Sr किसके बराबर है 2 क्लोराइन जो है 2 क्लोराइड आयन के बराबर है।
इसका मतलब ये अपने अपने अकेले अपना क्या करता है, एक रिक्ति बनाता है, यानी कि ये जहां पर भी NaCl में ये SrCl2 जाएगा वहां पर क्या बना देगा, एक रिक्ति उत्पन्न है वो आपकी कर देता है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, तो रिक्तियों की सांद्रण कितना हो जाएगा, तो रिक्तियों का सांद्रण ये मान हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की घात 18। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो क्या करते हैं, NaCl में क्या मिलाया, SrCl2, पूरा NaCl था, इसका मतलब 100 भाग NaCl, यानी कि ये कंप्लीट NaCl था, उसमें अपन ने क्या मिला दिया, 10 की घात -3 है, इसका डोपित कर दिया। डोपित करने का मतलब है इसको अशुद्धिक रूप में यहाँ पर मिलाते हैं, इसको अशुद्धिक रूप में यहाँ पर मिला देते हैं, तो उससे क्या होगा, धनायन की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। अब धनायन की रिक्तियों का मतलब क्या होगा कि यहां से जो NaCl जाएगा उस NaCl की जगह तो क्या आएगा, ये SrCl2 है वो आपका आएगा। SrCl2 में अब Na की जगह क्या आएगा, Sr आएगा। अपन जानते हैं यहाँ पर एक NaCl है, यहाँ पर एक जो है SrCl2 है, लेकिन अपन जानते हैं Sr पर 2+ आवेश होता है, एक Na पे क्या हो जाएगा आपका 2 जो है, एक अकेला Sr है वो आपका क्या होगा, 2 Na को आपका निकालता है। अशुद्धता दोष में अपने पढ़ा था, वहां पर वो टॉपिक था उस जगह, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ है कि निकल ऑक्साइड का जो सूत्र है वो आपका क्या है, Ni 0.98 ऑक्सीजन है, एक निकल आयनों का अंश है वो आपका कितना होता है, निकल आयनों का कितना अंश है, वो Ni2+ और Ni3+ के रूप में आपका विद्यमान है। यानी कि विश्लेषण यानी कि प्रयोग द्वारा ये निष्कर्ष निकला है कि निकल ऑक्साइड कहीं पर भी हो इसका मतलब ऑक्सीजन रहेगा, क्यों ऑक्साइड बनता है किससे है, ऑक्सीजन है। किसी भी धातु ए धातु उपधातु के साथ में क्या जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है जनरली, तो अपन क्या मिलते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं ऑक्साइड। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, MgO क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। निकल ऑक्साइड है इसका मतलब निकल के साथ में क्या उपस्थित रहेगा, ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। इसका सूत्र है 0.98 ऑक्सीजन है आपका एक। तो यहां पर देखो जो है पूरा अनुपात नहीं दे रखा है, यानी कि मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ये आपका जो सरल अनुपात है वो नहीं है व्यवस्थित है। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगी, कुछ दोष उत्पन्न हो गया। ये सारे प्रश्न है आपके दोष से संबंधित है, तो यहाँ पर ये दोष उत्पन्न हो गया या रिक्ति बन गई, इससे ऐसा बोल सकते हैं। तो ये दोष क्यों, 1:1 होता, ये भी 0.98 है लेकिन ये 1 है, ये 1 होता, ये भी 1 होता, तो निकल ऑक्साइड का सूत्र वही रह जाता, लेकिन ये 1 है नहीं, ये 0.98 है। अब अपन जानते हैं ऑक्सीजन है 2 आवेश रखता है, तो अपन जानते हैं निकल के साथ में ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो निकल पे क्या होगा +2, लेकिन ये पूरा निकल +2 आवेश कब रहता, जब ये भी 1 होता तो सिर्फ क्या रहते, Ni2+ आयन ही रहते। लेकिन यहां पर देखो 0.98 दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ निकल 2+ आयन नहीं रहते हैं, निकल 2+ के अलावा क्या है, निकल 3+ आयन भी आपका यहाँ पर उपस्थित रहता है। तो प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, कितना अंश का मतलब कितना भाग है वो Ni2+ है और कितना भाग Ni3+ है, यानी निकल ऑक्साइड का जो भी आपका सूत्र होगा उस सूत्र में अपने को ये फाइंड करना है कि ये निकल ऑक्साइड का जो भी सूत्र है उसमें निकल 2+ का कितना भाग है और निकल 3+ का, क्यों अपन जनरली जानते हैं ऑक्सीजन तो -2 के रूप में रहता है, लेकिन ये पूछना चाह रहा है कि यहाँ पर पूरा आपका ये 2+ नहीं है, कुछ एक भाग जो है वो 3+ के रूप में, तो ये पहचानना है कितना भाग 2+ के रूप में और कितना भाग क्या है निकल 3+ के रूप में है। तो देखो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं जो भी निकल ऑक्साइड है उस निकल ऑक्साइड का सूत्र आपका दे रखा है, तो निकल ऑक्साइड का सूत्र क्या है, इसको मिटा देता हूं इधर से, निकल ऑक्साइड का सूत्र, निकल ऑक्साइड का सूत्र Ni 0.98 और ऑक्सीजन है वो दे रखा है आपका 1। ये तो अपना क्या है, जो भी निकल ऑक्साइड है उसका क्या रहेगा, सूत्र रहेगा। अब इस निकल ऑक्साइड के सूत्र में अपन क्या करते हैं कि निकल आयनों की संख्या, पहले Ni2+ आयनों की संख्या ज्ञात करते हैं, फिर उसका भाग देते हैं। तो Ni2+ आयनों की संख्या, Ni2+ आयनों की संख्या क्या मान लेते हैं, x क्या हो जाएगी आपकी
x हो जाएगी। Ni2 प्लस आयनों की संख्या क्या मान ली, x मान ली। तो Ni2 प्लस पर जो आवेश है, Ni2 प्लस पर जो आपका आवेश रहेगा वो क्या हो जाएगा 2x। आयनों की संख्या क्या है, x है, तो Ni2 प्लस पर आवेश क्या हो जाएगा 2x, यानी कि जो प्लस का आगे जो संख्या दे रखी है वो आयनों की संख्या से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। Ni2 प्लस आयनों की संख्या क्या होगी x, Ni2 प्लस पर आवेश क्या हो गया 2x हो गया। तो अपन क्या करते हैं Ni3 प्लस पर अपन जो है आयनों की संख्या ज्ञात करते हैं, Ni3 प्लस आयनों की संख्या। तो Ni3 प्लस आयनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, टोटल जो है कितना दे रखा अनुपात 0.98, 0.98 में से यानी कि इस निकल में से ये जो भाग है इसमें से मैं Ni2 प्लस आयनों की संख्या को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो शेष बची हुई किसके आयनों की संख्या रह जाएगी, निकल के आयनों की संख्या। यानी कि टोटल ये आपका भाग है, इस अनुपात में से जो Ni2 प्लस आयनों की संख्या है उसको मैं क्या कर दूं, घटा दूं, तो वो कौन से आपके आयन रह जाएंगे Ni3 प्लस। क्यों, Ni2 प्लस आयन इतने हैं, इसमें से ये मैंने घटा दिया Ni2 प्लस आयनों की संख्या, तो वो किसकी हो जाएगी, निकल 3 प्लस आयनों की संख्या रह जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.98 में से मैं क्या माइनस कर दूं, x माइनस कर दूं, तो निकल 3 प्लस। क्यों, पूरा देखो 100% होता तो अपन ये मान लेते सारे निकल 2 प्लस है, लेकिन 100% है नहीं, 0.98 भाग दे रखा है। इसका मतलब 100% ये दोनों मिलकर के बनाएंगे, ठीक है। तो कितना भाग निकल 2 प्लस का है, कितना है वो आपका निकल 3 प्लस का है, तो उसके बारे में अपने को पता करना है। तो निकल 2 प्लस को अपन ने x माना, तो निकल 3 प्लस के लिए Ni3 प्लस के लिए ये जो भाग है इसमें से मैं Ni2 प्लस निकाल दूं तो वो किसका रहेगा, निकल 3 प्लस आयनों की संख्या आ जाएगी। अब देखो आयनों की संख्या पता कर ली, तो निकल 3 प्लस पर आवेश, निकल 3 प्लस पर आवेश, इसके लिए वही तरीका रहेगा जो है, कितने हैं आपके निकल 3 प्लस प्लस का कितना है 3 प्लस है, तो अपन क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें इसमें Ni2 प्लस था तो क्या किया 2 था, तो इस दो आयनों की संख्या है उस पे जितना धनावेश है उसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो आयनों की संख्या है कितना धनावेश है उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये दोनों आपके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.98 माइनस का क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब साथ ही अपन जानते हैं पूरा जो है अपने को सूत्र भी ध्यान रखना है कि निकल ऑक्साइड का सूत्र आपका इस प्रकार से, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन भी है, और जनरली अपन जानते हैं ऑक्सीजन है ऑक्साइड आयन के रूप में रहता है, और ऑक्साइड आयन पर आपका आवेश क्या रहता है -2, ऑक्साइड आयन पर आवेश, ऑक्साइड आयन पर आवेश कितना रहता है -2। अब अपन जानते हैं जो भी आपका पूरा यौगिक होता है ऑक्सीकरण और अपचयन पार्ट में आपको बताया था, जिस भी सूत्र है कोई यौगिक है आपका उदासीन होता है, और उदासीन आपका कब होता है जब उसका धनावेश और ऋणावेश आपस में क्या हो, बराबर हो, या फिर जितने भी धनावेश और ऋणावेश है उन सब का योग है वो आपका क्या हो जाए, शून्य प्राप्त हो जाए। तो अपन जानते हैं जितने भी आवेश है इन सब का योग अगर शून्य बन जाता है तो वो यौगिक क्या हो जाएगा, आपका जो है उदासीन है वो हो जाता है। तो अपन जानते हैं ऑक्साइड आयन क्या उदासीन है, तो यौगिक पर कुल आवेश उदासीन है, उदासीन या फिर बोल सकते हैं शून्य, शून्य होता है। अतः अब देखो जो जो अपने पास में आवेश आया उन सबको अपन यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। निकल 2 प्लस पर कौन सा आवेश आया 2x, ठीक है। निकल 3 प्लस पर कौन सा आवेश आया 3 इंटू 0.98 माइनस का x, और इस पर क्या है ऑक्साइड जो है आपका ऑक्साइड आयन पर आवेश कितना है -2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, यानी कि कुल आपका जो है आवेश 0 होता है या उदासीन होता है, तो इन सबको अपन ने जोड़ करके और बराबर में क्या कर दिया 0 कर दिया। अब देखो अपन क्या करते हैं इसको आगे सोल्व करते हैं, 2x अपन 3 को जो है 0.98 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 3 जो है 24 और 2 और 9 3 27 और 2 29, और पॉइंट लगेगा दो संख्या के बाद में तो क्या हो जाएगा 2.94, यानी कि 8 को 3 से गुणा करते हो 24 होएगा, 2 जो है आपका यहाँ पर आएगा, 2 शेष बचेगा, 9 को 3 से गुणा करते हो 27, 27 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 29, दो संख्या के बाद में पॉइंट लगाओ क्या हो जाएगा 2.94, और माइनस का 3 को इससे गुणा किया ये 3 को इससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -3x,
ठीक है, माइनस का 3x और आगे क्या बचा, माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो 2x और 3x, यहां पर तो प्लस का 2x है, या माइनस का 3x है, क्या बचेगा माइनस का x प्लस 2.94 में से क्या घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं, यानी कि 2.94 में से 1 घटाते तो 1.94, 2.94 में से 2 घटा रहे हैं तो क्या होगा 0.94, तो ये हो जाएगा 0.94 बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस x बराबर, ये प्लस 0.94 है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 0.94। तो x का मान देखो, यहां पर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इधर लिखता हूं, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा प्लस का 0.94, x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का जो है आपका 0.94 आपका यहां पर हो जाएगा। अब x का मान आपका ये आ गया, तो x है Ni2 प्लस आयनों की संख्या होगी x, और Ni3 प्लस जो है आपके आयनों की संख्या होती है 0.98 माइनस का x। तो देखो जो है Ni3 प्लस आयनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो उसके लिए क्या ज्ञात करते हैं, आयनों की संख्या में से 0.98 में से क्या कर देंगे 0.94 है, इस प्रकार से जो आप जो है माइनस करके और Ni3 प्लस आयनों की एग्जैक्ट संख्या ज्ञात कर सकते हो, या परसेंटेज में भी ज्ञात कर सकते हो। एक 0.94 है, एक 0.98 है, उनको परसेंटेज में ज्ञात करोगे तो यहाँ पर इसका जो है प्रतिशत में है आपका यहाँ पर भाग आ जाएगा। तो आगे की कैलकुलेशन आपकी सिंपल रहेगी, x का मान अपने को यहाँ पर जो है ज्ञात करना है, तो कितना अंश विद्यमान रहेगा, जो ये लगभग आपका क्या हो जाएगा ये 94% आएगा, और शेष जो बचेगा वो किसका भाग रह जाएगा आपका जो है उसका निकल 3 प्लस या निकल 2 प्लस का। तो परसेंटेज में आप वहां पर आगे ज्ञात कर सकते हो। फिर भी दिक्कत आती है कि परसेंटेज में किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो पूछ सकते हो। तरीका ये रहेगा, यहां तक अगर कर लिया तो आगे अपने को सिंपल जो है उनको परसेंटेज में रखना है, 100 से मल्टीप्लाई करना, और 100 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके दो आपके न्यूमेरिकल। हालांकि ये जो प्रश्न जो आपने पूछे हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में इतने जो है आपके लेवल के, इस लेवल के क्वेश्चन है बहुत ही कम बार पूछे गए। आप पिछले 5 या 6 साल के पेपर दे सकते हो, उसमें जो है इनके पूछने के चांसेस कम जो है रहते हैं। सिंपल आपके फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है वो आपके ज्यादातर है पूछे जाते हैं। ये हाई लेवल के प्रश्न है जो कि कंपटीशन एग्जाम में आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब आते हैं अपन अगली प्रॉब्लम पे। अब देखो अगले जो आपकी प्रॉब्लम है उनके लिए रखें, क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका मिश्रित ऑक्साइडों की घनीय निविड़ संकुलित संरचना में जालक ऑक्साइड आयनों से मिलकर बना है, यानी कि जो जालक है ऑक्साइड आयनों से मिलकर बना है। मिश्रित ऑक्साइड है और उसमें ऑक्साइड आयन है, इसका मतलब है ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन तो है लेकिन मिश्रित ऑक्साइड है यानी कि ऑक्सीजन के अलावा अन्य और भी तत्व हैं। इसका मतलब है इस मिश्रित ऑक्साइड में यानी कि ऐसा ऑक्साइड जो कि अन्य तत्वों से मिलकर बना है, घनीय निविड़ प्रकार की संकुलित संरचना है, यानी कि सीसीपी बोल दो, एफसीसी बोल दो, घनीय निविड़ संकुलित संरचना एचसीपी। ये एक ही चीज है, आपको जब करवाया था वहां पर समझाया था। सीसीपी, एचसीपी, एफसीसी एक ही प्रकार से अगर संकुलन क्षमता, आयनों की संख्या, कणों की संख्या के आधार पर देखें तो संकुलित संरचना में जालक ऑक्साइड आयनों से मिलकर बना है, तो चतुष्फल की रिक्तियों का 1/8 भाग यानी कि ऑक्साइड आयनों से मिलकर बना है। फिर इसमें चतुष्फल की रिक्तियां हैं, वो चतुष्फल की रिक्तियों का कितना भाग 1/8वां भाग है वो द्विसंयोजी आयनों से अध्यासित है। अध्यासित शब्द का मतलब आपका यहाँ पर क्या होता है, अध्यासित शब्द का मतलब होता है कि उतना आयन उसने घेर रखा है। तो चतुष्फल की रिक्तियों से मिलकर बना है, तो चतुष्फल की रिक्तियों का 1/8 भाग है वो द्विसंयोजी आयन यानी कि 2 धनायन जो रखता है उससे आपका घिरा हुआ है या उतना उसने घेर रखा है। फिर है जबकि अष्टफल की रिक्तियों का 1/2वां भाग त्रिसंयोजी आयन यानी कि इसी मिश्रित ऑक्साइड में दूसरा आपका तत्व होगा जो त्रिसंयोजी आयन है वो रखता है, उसका कितना भाग है 1/2वां भाग है। किस रिक्तियों के द्वारा, अष्टफल की रिक्तियों के द्वारा आपका अध्यासित है यानी कि घिरा हुआ है। तो इसका उस ऑक्साइड का सूत्र है आपका यहाँ पर क्या होगा, देखो इस प्रकार के जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली घनीय निविड़ संकुलित संरचना, एफसीसी संरचना, ये प्रकार की जो है सीसीपी जालक है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपन जानते हैं जो भी आपका जालक है उस जालक में अपन देखते हैं कि वो जो जालक होता है उसमें 2 प्रकार की रिक्तियां आपकी बनती है। 2 ही प्रकार की रिक्तियां पड़ी, एक पड़ी अपने चतुष्फल की रिक्ति, दूसरी पड़ी अपने अष्टफल की रिक्ति। और अपन जानते हैं जो भी आपके परमाणु होते हैं या जो भी जालक है एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी, उसमें अपन जानते हैं अणुओं की संख्या है वो कितनी मानी जाती है, n मानी जाती है। तो ये अपना घनीय निविड़ संकुलित है, इसको अपन बोल सकते हैं सीसीपी।
तो सीसीपी जालक या फिर इसको बोलते हैं अपन घनीय निविड़ संकुलित संरचना में परमाणु ने देखिए यहाँ पर क्या दे दिया आपका ऑक्साइड आयन दे दिया। अब ऑक्साइड हो कोई से भी आयन हो तो अपन लिखते हैं अणुओं में अपना क्या है प्रति एकक कोष्ठिका अपने को क्या ज्ञात करनी है ऑक्साइड आयन। तो ऑक्साइड आयन हो या परमाणु या अणु ऑक्साइड आयनों की संख्या बराबर अपन इसको क्या मान लेते हैं n। ये चीज बता रखी है जब अपन ने जो है द्विविमा त्रिविमा में परतों को रखा था वहां पर आपको बताया था, या अष्टफल की चतुष्फल की रिक्तियां पड़ी थी उससे पहले। तो ये अपना ऑक्साइड आयन है प्रति एकक कोष्ठिका ऑक्साइड आयनों की या पूरी सीसीपी जालक में अणुओं की संख्या आयनों की संख्या परमाणुओं की संख्या हमेशा किसके बराबर मानी जाती है n के बराबर अपन मान लेते हैं। n मान लो x मान लो जो आपकी इच्छा है वो मान सकते हो। ऑक्साइड आयनों की संख्या ये होगी प्रति एकक कोष्ठिका। फिर अपन जानते हैं जो भी आपका यहाँ पर परमाणु उसमें दो प्रकार की रिक्तियां बनेगी चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्ति। और ये भी आपको बताया था कि चतुष्फल की रिक्ति होती है जितने परमाणु अणु आयन या जो है आपके कण होते हैं उनकी चतुष्फल की रिक्तियां तो क्या होती है जितने परमाणु अणु कण या आयन होते हैं उनकी दुगनी होती है और अष्टफल की रिक्तियां क्या होती है उसके बराबर ही होती है। तो अपन जानते हैं यहाँ पर क्या होगा जालक में अगर अपन देखो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एक चतुष्फल की रिक्ति के आधार पर और एक अष्टफल की रिक्ति के आधार पर। तो चतुष्फल की रिक्तियां तो क्या होगी जो परमाणु है उनकी दुगुनी क्या होगी चतुष्फल की रिक्तियां या जो आयन है उनकी दुगुनी क्या होगी चतुष्फल की रिक्तियां और उसके बराबरी क्या होगी अष्टफल की रिक्तियां। इस चीज को आपको मेन इंपॉर्टेंट जो है ध्यान रखना है। तो जालक में प्रति ऑक्साइड जो आयन है चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या अगर अपने को ज्ञात करनी है तो जालक में जो है चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या प्रति ऑक्साइड आयन पर चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या। तो अपन जानते हैं चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होती है आपकी परमाणु कितना है इसको एक मान लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n या संख्या के रूप में ले सकते हो। तो आपका देखो क्या होता है एक बार गिरता है और ये एक अणु है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n लिख दो या फिर सीधा क्या कर सकते हो क्यों n लास्ट में जाकर कट जाएगा तो सीधा आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो 2। तो चतुष्फल की रिक्तियां ये एक है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी या n इंटू 2 कर दो तो 2n हो जाएगा क्यों n जाकर के लास्ट में कटेगा तो न्यूमेरिकली मैं सीधा यहाँ पर काट देता हूँ क्या हो जाएगी चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। अब देखो यहाँ पर प्रश्न में आते हैं चतुष्फल की रिक्तियों का 1/8वां भाग है द्विसंयोजी आयनों से अध्यासित है। चतुष्फल की रिक्तियां मिल गई कितनी होती है चतुष्फल की रिक्तियां 2 क्यों आयनों की संख्या कितनी है अपन कितने मानते हैं 1 है n है तो ये कितनी हो जाएगी 2n दर्शा के भी कर सकते हो सीधा भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं द्विसंयोजी आयन अपने को मिल जाएंगे क्यों 1/8 द्विसंयोजी आयन है चतुष्फल की रिक्तियों का। तो द्विसंयोजी आयनों की संख्या द्विसंयोजी आयन कौन से हैं 1 2 प्लस आयनों की संख्या। चतुष्फल की रिक्तियों का कितना 1/8वां भाग चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हैं 2 है तो 2 का 1/8वां भाग। तो यहाँ पर अपन जो है इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा 1/4 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये तो हो गया क्या जालक में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या। इसी प्रकार से जो है आपका अगला मेथड रहेगा। इस अगले मेथड में क्या करते हैं जालक में पहले जो है प्रति ऑक्साइड अष्टफल की रिक्तियों की संख्या। तो जालक में अष्टफल की रिक्तियों की संख्या अष्टफल की रिक्तियों की संख्या जितने परमाणु होते हैं उतने ही जो अपन ने यहाँ पर लिए जालक में आयनों की संख्या आयन अणु कण परमाणु आयनों की संख्या 1 है तो उतनी अष्टफल की रिक्तियां होती। इसका मतलब अष्टफल की रिक्तियां भी कितनी होगी 1 n दर्शा दो या 1 दर्शा दो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जालक में अपने जो है अष्टफल की रिक्तियां तो अष्टफल की रिक्तियों से त्रिसंयोजी आयन कितने होंगे क्यों द्विसंयोजी आयन तो चतुष्फल की रिक्तियों से अष्टफल की रिक्तियों से क्या है त्रिसंयोजी आयन मिलेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे त्रिसंयोजी आयनों की संख्या जालक में प्रति ऑक्साइड परमाणु पर त्रिसंयोजी आयनों की संख्या त्रिसंयोजी आयन क्या करते हैं आपका अष्टफल की रिक्तियों का कितना भाग घेरते हैं त्रिसंयोजी आयन है क्या आपका B3+
त्रिसंयोजी आयन, त्रिसंयोजी आयन क्या है? अष्टफल की रिक्तियों का 1/2वां भाग। अष्टफल की रिक्तियां कितनी है? 1 है, तो 1 का 1/2वां भाग कितना हो जाएगा? 1/2 आयनों से अध्यासित है। अब देखो अपन ने सारी चीजें आपकी यहाँ पर कर ली है। सबसे पहले सीसीपी जालक घनीय निविड़ संकुलित संरचनाओं में प्रति एकक कोष्ठिका ऑक्साइड आयनों की संख्या, कणों की संख्या, अणुओं की संख्या क्या होती है? n मानते हैं। इसकी जस्ट दुगुनी क्या होती है? चतुष्फल की रिक्तियां तो 2n होगी, n आगे जाकर के घटेगा, ये n अष्टफल की रिक्तियों वाला n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? संख्या ही बचेगी। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया सीधा। फिर है द्विसंयोजी आयन, चतुष्फल की रिक्तियों का 1/8वां भाग। चतुष्फल की रिक्तियां कितनी है? 2, 2 का 1/8वां भाग कितना हो जाएगा आपका? 1/4। अष्टफल की रिक्तियों का त्रिसंयोजी आयन कितना है? 1/2वां भाग। अष्टफल की रिक्तियां कितनी आई? 1, 1 का 1/2वां भाग कितना हो जाएगा? 1/2। अब अपन है इस मिश्रित ऑक्साइड का सूत्र लिखते हैं। अतः मिश्रित ऑक्साइड का सूत्र जो बनेगा, अब अपन जानते हैं सबसे पहले क्या है आपका जो है द्विसंयोजी आयन। द्विसंयोजी आयन क्या है? A है। A पर 2+ ये तो आयन दे रखा है, इसका मतलब जो फॉर्मूला लिखेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? A का जो है कितना अनुपात बन रहा है? A का अनुपात द्विसंयोजी आयनों की संख्या कितनी है? 1/4, तो ये 1/4। फिर क्या है? B क्या है? त्रिसंयोजी आयन। त्रिसंयोजी आयन क्या है आपका? कितना भाग ले रहा है? 1/2। लेकिन साथ ही अपन जानते हैं क्या है? मिश्रित ऑक्साइड है, तो इसमें ऑक्साइड आयन भी है आपका, और ऑक्साइड आयन के लिए अपने को कुछ दे नहीं रखा है, क्यों? वो मिश्रित ऑक्साइड के अंदर ही ये धन जो है आपके त्रिसंयोजी और जो है आपकी क्या है आपका द्विसंयोजी आयन है वो अध्यासित है, उतना भाग उसमें घेर रहे हैं, तो ऑक्साइड आयन का क्या हो जाएगा? पूरा भाग हो जाएगा। अब देखो इसको अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका क्या रहेगा? ये 4 है वो आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो सूत्र बनेगा वो क्या हो जाएगा? या इसका ले से लेकर के कर सकते हो, तो जिसका सूत्र बनेगा वो आपका क्या होगा? Ap2O4 जो है आपका इसका क्या बन जाएगा? सूत्र है आपका बन जाएगा, यानी कि इसका अपन 1/4 का, 1/2 का और 1/1 का इसका ले से लेकर करोगे, तो यहाँ पर जो है सूत्र बनेगा, तो वो एक दूसरे के ये सारी चीजें सिखा रखी है, ये किस प्रकार से वह सूत्र है वो आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इस मिश्रित ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? Ap2O4। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। अब देखो आते हैं अपन अगले न्यूमेरिकल पे। तो ये देखो ये समझ में आ गया, तो इसमें कोई ज्यादातर आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ लैंग्वेज को आपको समझना है, लैंग्वेज क्या कह रही है उसके आधार पर। इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आता है अपन इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अगला देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? एक ठोस जो है वो 2 तत्व x और y से मिलकर बना है, परमाणु x है, वो आपका क्या है? FCC संरचना में परमाणु y है, समस्त अष्टफल के स्थलों तथा एकांतरीय चतुष्फल के स्थलों को अध्यासित करता है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? वैसा का वैसा सेम इक्वेशन है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज है। एक ठोस है, 2 तत्व x और y से मिलकर बना है। x परमाणु FCC संरचना में है, x परमाणु है वो क्या है? FCC संरचना में। इसका मतलब x परमाणुओं में तो आपको पता चल जाएगा जो है परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? n। तो x परमाणु में चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हो जाएगी? 2n। अष्टफल की रिक्तियां क्या हो जाएगी आपकी? n हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर x की, तो x में अपन क्या देखते हैं? यहाँ पर x और y FCC संरचना में है, तो FCC संरचना है, तो FCC हो, CCP हो, घनीय निविड़ संकुलित संरचना हो, परमाणुओं की संख्या है वो आपकी क्या रहेगी? तो जो है यहां पर लिख सकते हैं प्रति एकक कोष्ठिका x के परमाणु क्या हो जाएगा आपका? n। प्रति एकक कोष्ठिका x के परमाणु कितना हो जाएगा? n लिख दो, या कितना लिख सकते हो? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों? अपना अब चतुष्फल की रिक्तियां क्या होती है? x की, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों? ये पूरा आपका जो भी यौगिक होगा या जो भी अणु या आयन होंगे वो क्या होगा? आपका n होता है। अब अपन देखते हैं ये FCC संरचना में है, तो FCC संरचना में इसका मतलब FCC, CCP, SCP, इसका मतलब कितना होगा? अणु, कण, परमाणु, आयन, ये सारे कितने होंगे? 1। चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होगी? इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चतुष्फल की रिक्तियां ये तो x के परमाणु हो गई। y के लिए अपन ज्ञात करते हैं, तो y के लिए देखो अब यहाँ पर लैंग्वेज को समझना है कि y है वो क्या है? समस्त अष्टफल के स्थलों तथा एकांतरीय चतुष्फल के स्थल या रिक्ति बोल दो, उनको अध्यासित करते हैं। तो y है समस्त अष्टफल की रिक्तियों, तो y है समस्त अष्टफल की रिक्तियों,
अब देखो यहां पर जो है अपन x को आधार मान करके करते हैं, तो समस्त अष्टफलकीय स्थलों, अपन जानते हैं अष्टफलकीय स्थल जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जितने आपके परमाणु हैं, क्यों x अपने को बता दिया है एफसीसी संरचना में है, x क्या है एफसीसी संरचना में, x के आधार पर अपन देखते हैं तो एफसीसी संरचना में है, एफसीसी सीसीपी कुछ भी हो, जो परमाणु है n होते हैं, उनके जस्ट दुगने चतुष्फलकीय यानी कि 2n तो चतुष्फलकीय रिक्तियां और n क्या होती है अष्टफलकीय रिक्तियां। इसका मतलब y है वो समस्त अष्टफलकीय स्थलों पर है, और अष्टफलकीय स्थल कितने होंगे n का मतलब कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा प्रति एक x परमाणु, प्रति एक x परमाणु क्यों लिखा कि अपन जानते हैं x में अपन ने देखा एफसीसी में है तो x F है, जो एफसीसी संरचना में x है वो एफसीसी संरचना में है, तो अपन क्या लिखेंगे एफसीसी संरचना में अष्टफलकीय स्थल जो है आपके जितने परमाणु होते हैं उनके उतनी क्या होती है अष्टफलकीय रिक्तियां होती है, तो परमाणु कितना 1, तो y पर समस्त y है वो समस्त अष्टफलकीय स्थलों पर है, तो ये क्या हो जाएगा प्रति एक x परमाणु हो जाएगा। क्यों हुआ दोबारा से देखते हैं, इसमें कंफ्यूज न हो कि देखो x को आधार मानना है, x किसमें है एफसीसी संरचना में है, एफसीसी हो सीसीपी हो परमाणु की संख्या क्या होगी n होगी। अब इसकी 2n क्या होती है चतुष्फलकीय, n क्या होती है अष्टफलकीय, उसके आधार मान करके अपन देखते हैं y अष्टफलकीय पर है तो x के लिए अष्टफलकीय कितनी थी 1, तो y समस्त अष्टफलकीय स्थलों पर है तो अष्टफलकीय स्थलों के आधार पर क्या हो जाएगा प्रति x परमाणु है कितना हो जाएगा, कितने अष्टफलकीय स्थल हो जाएंगे 1। फिर इसी y के लिए अपन देखते हैं कि ये चतुष्फलकीय स्थलों पर आता है, चतुष्फलकीय स्थलों में क्या है एकांतरीय चतुष्फलकीय स्थलों को ये रिक्तियों को अध्यासित करता है। अब देखो जो है x के आधार पर देखना है, x के आधार पर x से एफसीसी संरचना सीसीपी एचसीपी जो भी हो परमाणुओं की संख्या आयनों की संख्या n, चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होगी 2n होती है, लेकिन यहां पर तो आपको क्या दे रखा है चतुष्फलकीय रिक्तियों को एकांतर क्रम में जो है अध्यासित करता है, इसका मतलब 2n होना चाहिए, लेकिन है क्या एकांतर क्रम है, एकांतर मतलब एक छोड़ करके एक, तो 2 होनी चाहिए लेकिन एक को अपन ने क्या कर दिया छोड़ दिया, क्यों एकांतरी क्रम में है, इसका मतलब क्या रहेगी 1 रहेगी, तो यहां पर भी आपका क्या हो जाएगा प्रति जो है एक x परमाणु होगा। ये देखो अगर मान लो ये एकांतरी क्रम में नहीं होकर के यहां पर दे देता समस्त चतुष्फलकीय स्थल, तो आपका जो है प्रति x जो है कितना परमाणु हो जाता 2 हो जाता, लेकिन एकांतरी दे दिया इसका मतलब 1 को छोड़ करके 1, एकांतर का मतलब ये होता है 1 को छोड़ करके 1, तो 2 होती है चतुष्फलकीय स्थल, लेकिन 1 को छोड़ना इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। ये किसके लिए तुलना कर रहे हैं x के आधार पर, तो यहां से अपन देखते हैं कि y परमाणु पर जो है समस्त जो है आपके स्थल होते हैं, तो y परमाणु पर ये पूरे स्थल जो है समस्त स्थलों या जो है स्थल या परमाणुओं की संख्या या आयनों की संख्या, तो वो कितनी हो जाएगी, ये क्या होगी प्रति एक x परमाणु और प्लस का और हो जाएगी प्रति एक x परमाणु, तो टोटल कितने हो गए 2 है, वो आपके क्या हो जाएंगे x परमाणु, इसका मतलब सूत्र क्या बनेगा आपका x तो कितना रहा 1 और x की तुलना में y कितना है आपका 2, तो क्या हो जाएगा xy2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करते हैं। अब आते हैं अपन अगले न्यूमेरिकल पे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका देखा है 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, इस विलयन का हिमांक अवनमन है, यानी कि हिमांक में अवनमन जो है दे रखा है डेल्टा टीएफ का मान दे रखा है 0.317 केल्विन है, बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो संगुणन की मात्रा वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, वांट होप गुणांक है वो आपको देता है, वांट होप गुणांक आई का मान है वो पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल करते हैं, उससे पहले अपन देखते हैं ये कौन से अणु संख्या गुणधर्म के आधार हिमांक अवनमन दे रखा है, हिमांक अवनमन से अपने को संगुणन की मात्रा चाहिए, इनकी आई चाहिए, इसका मतलब सूत्र कौन सा काम आएगा हिमांक में अवनमन अणु संख्या गुणधर्म वाला। अब उसके लिए अपने को संगुणन की मात्रा चाहिए, इसका मतलब अपने को क्या चाहिए एल्फा चाहिए, और एल्फा चाहिए वो अपने जो है आपका कहां से निकालेंगे आई है, उसके आधार पर अपन एल्फा निकाल पाएंगे, तो उसके लिए आई है वो आपका पता होना चाहिए। और आई किस प्रकार से निकाला जाता है, आई निकाला जाता है आपका
जो दे रखा है उसका जो भी आपका अणुसंख्यक गुणधर्म हो, चाहे आपका जो है कणों की संख्या हो, चाहे अणुओं की संख्या हो, चाहे अणुभार हो या विलेय के अणुओं की संख्या हो, उन सब का प्रेक्षित मान और क्या चाहिए, सैद्धांतिक मान अपने को चाहिए होता है। तो अपन यहाँ से जो है प्रेक्षित यानी कि प्रैक्टिकली अपन यहाँ से मान है वो आपका यहाँ पर निकाल सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिकली वो मान अपन निकालेंगे तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा, प्रेक्षित मान। सैद्धांतिक मान है वो अपना क्या रहेगा, आपका जो है आप यहां से फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अनुसार उसका सैद्धांतिक मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़े उसमें अपन ने देखा कि जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसको यहाँ पर आई चाहिए अपने को, तो आई से मल्टीप्लाई करना होता है। तो विलेय के अणुभार जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म होता है वो विलेय के अणुभार से संबंध प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर देखो एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं कि हिमांक में अवनमन है और हिमांक में अवनमन का सूत्र आपका क्या होता है, डेल्टा टीएफ बराबर क्या होता है, केएफ डॉट का एम, जहां पर एम क्या है आपकी मोललता है। अब देखो बाकी सब तो मान आपको दिए हुए रहेंगे, डेल्टा टीएफ दे रखा है, केएफ दे रखा है। डेल्टा टीएफ क्या होता है, हिमांक में अवनमन है दे रखा है कितना 0.317 केल्विन। केएफ दे रखा है बेंजीन के लिए, केएफ कितना है, केएफ का मान आपको जो प्रश्न में दे रखा है। अब मोललता है, इस मोललता को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, हिमांक में अवनमन ये अपना सूत्र रहेगा। तो यहाँ पर मोललता के आधार पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा टीएफ बराबर केएफ। मोललता क्या होती है, विलेय के 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। इसी पार्ट में थ्योरेटिकल पार्ट जहां पर अपने किया वहां पर आपको लिखवाया था। तो यहाँ पर क्या होगा, WB अपॉन का MB, ये तो क्या हो जाएंगे विलेय के मोलों की संख्या किस में है, 1 किलोग्राम विलायक में, तो क्या हो जाएगा आपका WA हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राम में होगा तो ऊपर अपन किससे गुणा कर देंगे, आपका 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या, ये विलेय का अणुभार हो गया, ये आपका 1000 है, ये ग्राम में जो कन्वर्ट हुआ वो हो गया। ए दे रखा है इसका मतलब विलायक का भार है, W है भार है, M है अणुभार है। बी किसके लिए होता है, विलेय के लिए। विलेय का भार, विलेय कौन है, 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल 20 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है। इसका मतलब बेंजोइक अम्ल है आकर के घुल रहा है किसमें, बेंजीन में। इसका मतलब क्या हुआ, बेंजोइक अम्ल तो विलेय हो गया, क्यों, ये घुलेगा और घोलेगा कौन, बेंजीन। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन है वो तो क्या होगा, विलायक होगा, और बेंजोइक अम्ल है वो आपका क्या होगा, विलेय होगा। विलेय का भार यानी कि अपने को WB चाहिए, तो विलेय का भार दे रखा है कितना 0.3। विलायक का भार यानी कि WA विलायक कौन है, बेंजीन भी दे रखा है आपका कितना 20 ग्राम। इसका मतलब WB दे रखा है आपका, WA दे रखा है 1000 आपकी वैल्यू होगी, केएफ अपने को दे रखा है, डेल्टा टीएफ अपने को दे रखा है, ज्ञात क्या करना है, MB, ये अपन प्रेक्षित यानी कि निकालेंगे ये मान। तो MB का मान ज्ञात करना है, MB अपन इस तरफ लेके आएंगे तो डेल्टा TF यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, MB ये अपन ज्ञात करेंगे तो डेल्टा MB प्रेक्षित बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू क्या होगा WB इंटू आपका क्या हो जाएगा 1000, और जो है MB की जगह क्या आ जाएगा डेल्टा TF, तो डेल्टा TF और इंटू क्या हो जाएगा WA। अब देखो ये अपने पास में क्या बन गया, इसका फॉर्मूला है अपने को यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब सारी वैल्यू जो आपको समझाइए वो आप यहाँ पर अपन रख देते हैं एक एक करके। तो MB बराबर MB का जो ये प्रेक्षित मान बराबर KF क्या होता है, अवनमन है बेंजीन के लिए जो अवनमन स्थिरांक, KF का मान दे रखा है कितना 5.1 इंटू W किसको प्रदर्शित करता है, वेट यानी कि भार को, B का मतलब विलेय का भार, विलेय कौन है, बेंजोइक अम्ल, कितना भार दे रखा है 0.3 इंटू आपका क्या हो जाएगा 1000, मल्टीप्लाई में क्या हो गया 1000। नीचे फिर क्या दे रखा है, डेल्टा TF है, डेल्टा TF क्या है, हिमांक में अवनमन है वो डेल्टा TF होता है, तो हिमांक में अवनमन कितना दे रखा है 0.317 इंटू फिर क्या है W किसको प्रदर्शित करता है, आपका भार को, A किसको डिनोट करता है, विलायक को, विलायक का भार, विलायक कौन है, बेंजीन कितना दे रखा है, विलायक का भार 20 ग्राम। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे 20 आपका ये ग्राम। यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर 3 पॉइंट हटेंगे, यहाँ पर ये 2 पॉइंट दे रखा है। इस वैल्यू का आप पूरी को जो है हल करते हो तो यहाँ पर जो है मान आएगा, मैं सीधा लिख देता हूँ, आपका मान आता है 241। ठीक है, ये जो है आपको PDF नोट्स में करा रखा है, पाठ्य पुस्तक का आपका उदाहरण है, किताब में आपका जो है पाठ्य
जो बीच में आपको उदाहरण आते हैं पाठ्यपुस्तक उदाहरण, वहां पर ये न्यूमेरिकल आ रखा है। एमबी प्रेक्षित यानी कि अणुभार अपन ने प्रेक्षित अणुभार का मान अपन ने यहाँ पर निकाल लिया, कितना आता है 241। अब अपने को संगुणन की मात्रा चाहिए यानी कि एल्फा चाहिए, तो एल्फा ज्ञात करने के लिए अपने को वॉन डर हॉफ गुणांक आई का मान पता होना चाहिए। तो देखो आई कैसे ज्ञात करते हैं, तो आई बराबर, अब देखो जो है आपका यहाँ पर क्या है एमबी प्रेक्षित यानी कि अणुभार है, तो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म और विलय के अणुभार में क्या संबंध होता है, जो भी अणुसंख्यक गुण होते हैं, अणुसंख्यक गुण जो है व्युत्क्रमानुपाती होते हैं 1/1 जो आपका बेटा विलय का अणुभार, ठीक है, 1/, क्या होगा विलय के अणुभार। तो अपना फॉर्मूला देखो वॉन डर हॉफ गुणांक ज्ञात करते हैं, तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, जो है अणुसंख्यक गुणधर्म है उसका प्रेक्षित मान बटा क्या होता है सैद्धांतिक मान, हिमांक का अवनमन है उसका प्रेक्षित मान, ये आपको पीछे के वीडियो में बताया था कि डेल्टा टीएफ बराबर आपका क्या होता है, आई का मान ज्ञात करते हैं तो क्या होता है डेल्टा टीएफ का क्या प्रेक्षित मान बटा डेल्टा टीएफ का क्या होता है सैद्धांतिक मान। क्यों, ये अणुसंख्यक गुणधर्म था, लेकिन अपन जानते हैं अणुसंख्यक गुण होते हैं वो विलय के अणुभार के क्या होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस स्थिति में अगर अपन आई ज्ञात करेंगे इस अणुसंख्यक गुणधर्म, अपना अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है हिमांक में अवनमन है, तो वॉन डर हॉफ गुणांक क्या होता है हिमांक के अवनमन के अनुसार सूत्र क्या होता है डेल्टा टीएफ का प्रेक्षित मान बटा सैद्धांतिक मान। लेकिन अपन फिर ये भी जानते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म है विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसका मतलब ये चीजें उल्टी हो गई, उल्टी होने का मतलब क्या हुआ सैद्धांतिक मान ऊपर आ जाएगा और प्रेक्षित मान है वो कहां पर आ जाएगा नीचे। अपन ने किसका जो है प्रेक्षित मान निकाला है एमबी का, तो यहां पर क्या हो जाएगा जो है सैद्धांतिक अणुभार विलय का सैद्धांतिक अणुभार, यहां पर लिख सकते हो विलय, और विलय का क्या हो जाएगा प्रेक्षित अणुभार। अब देखो आई बराबर सैद्धांतिक अपने को पता नहीं है, प्रेक्षित अणुभार अपन ने निकाला है कितना हुआ 241। सैद्धांतिक विलय है, विलय कौन है बेंजोइक अम्ल यानी कि बेंजोइक अम्ल का सैद्धांतिक अणुभार, उल्टा क्यों हुआ इस सूत्र के अनुसार हो गया क्यों अणुसंख्यक गुणधर्म हिमांक में अवनमन अपन ज्ञात कर रहे हैं, लेकिन अपन ने विलय का अणुभार है तो विलय का अणुभार और अणुसंख्यक गुणधर्म में ये निम्न संबंध होता है, तो अपन जानते हैं प्रेक्षित बटा सैद्धांतिक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा सैद्धांतिक बटा क्या हो जाएगा प्रेक्षित हो जाएगा। ये सूत्र भी बता रखा है आपका असामान्य आणविक द्रव्यमान है, वहां पर ये देखना अणुभार में संबंध आएगा। तो प्रेक्षित अपन ने निकाला कितना आया 241, यहाँ इन फॉर्मूला से वैल्यू पुट करके ये 241 आता है, ये 241 है। सैद्धांतिक का मतलब अपन यहाँ ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सूत्र पता होना चाहिए बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा, बेंजीन पर क्या रहता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल क्या होता है COOH, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक रसायन में आपको 11th क्लास में बताया गया है। तो बेंजीन पर क्या होता है आपका ओइक अम्ल, यानी कि इस पे क्या होगा COOH, बेंजीन पर ओइक अम्ल क्या बन जाएगा बेंजोइक अम्ल हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया उसकी जगह क्या आ गया COOH, इसका मतलब बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या होगा C6H5COOH। सूत्र अपन को यहाँ पर मिल गया, अणुभार अपन याद कर सकते हैं यहाँ से, देखो क्या कार्बन एक कार्बन का 12, 6 कार्बन का कितना हो जाएगा 12 × 6, एक हाइड्रोजन का 1, 5 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 × 5, एक कार्बन है एक कार्बन का कितना हो जाएगा 12। अणुभार कैसे निकालते हैं ये आपको बता रखा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, भार कितना होगा 12, यहाँ पर एक कार्बन का क्या 12 तो 6 कार्बन का 12 × 6, एक हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु क्रमांक भी 1, भार भी है 5 हाइड्रोजन 1 × 5, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा 12, ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, लेकिन एक ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16, ऑक्सीजन कितने हैं 2 तो कितना हो जाएगा 32, और एक हाइड्रोजन 12 और 6 कितने हो जाएंगे आपके बेहतर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 5, ये 12, ये प्लस 32 प्लस 1, इन सबको ऐड करते हैं क्या आता है आपका 122, ठीक है, तो ये हो गया आपका 122। अब 122 और 241 लगभग आपका क्या है आधा होगा, 1/2 होगा, तो यहाँ पर जो आई का मान आता है वो आपका आता है 0.506, यानी कि आई का जो मान अपने पास में आ गया 0.506, यानी कि 122 में अपन 241 का भाग देते हैं।
अब देखो इसी के साथ में जो है आपके पीछे के वीडियो, कल के वीडियो में बताया था कि जो आपका बेंजीन में जो बेंजोइक अम्ल है द्विलक बनाता है, यानी कि एक अपन ने बेंजोइक अम्ल डाला लेकिन ये द्विलक संरचना बनाता है। द्विलक का मतलब यह हाइड्रोजन बंध दर्शाते हुए बनाता है। तो वहां पर इसका मतलब डाला था अपन ने एक कण, प्राप्त हुआ कितना, 2 कण। इसका मतलब n का मान है, कणों की संख्या होती है फॉर्मूले के अनुसार, तो n का मान यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 2। तो उसके लिए आपको लाइन लिखनी है कि बेंजोइक अम्ल है वो बेंजीन में द्विलक बनाता है, इसलिए n का मान कितना रहता है, 2 रहता है। तो देखो अपन जानते हैं अल्फा बराबर संगुणन की मात्रा ज्ञात करनी है, तो संगुणन की मात्रा के लिए सूत्र आपका क्या होता है, अल्फा बराबर n इंटू आई माइनस का 1 बटा 1 माइनस का n, ये होती है अल्फा। आई अपने को ज्ञात हो गया, अल्फा अपने अपने यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ये संगुणन की मात्रा का सूत्र दे रखा है, वाट हाउ गुणा के बाद में वियोजन और संगुणन की मात्रा का सूत्र आपको बता दिया गया है। तो अल्फा बराबर n का मान कितना आया, 2। n का मान 2 क्यों लिया कि जो बेंजोइक अम्ल है वो बेंजीन में द्विलक संरचना बनाता है, डाइमर बनाता है, यानी कि एक कण डालता है, एक कण अपन डालते हैं तो उसके 2 कण है अपने को यहाँ पर प्राप्त होते हैं, या ऐसे समझ सकते हो 2 आयन प्राप्त होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो n का मान 2 हो गया। आई अपन ने ज्ञात किया है, कितना है आपका 0.506, माइनस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। और आगे अपन देखते हैं, 1 हो गया, n का मान कितना हो गया, 2। अल्फा बराबर 2 को अपन इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को क्या करते हैं 0 पॉइंट जो है आपका यहां से मल्टीप्लाई करते हैं 0.506 से अपन क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई है आपका करते हैं, या 0.506 में से 1 है आपका यहाँ पर घटा लो, वैसे भी कर सकते हो, या इसको मल्टीप्लाई करके वापस करोगे तो सीधा यहाँ पर सीधा ये घटा लो, तो ये माइनस में आएगी वैल्यू 2 इंटू ये क्या होगा माइनस में 0.494, इस प्रकार से वैल्यू आएगी। 1 में से 2 घटाते हैं कितना होगा माइनस का 1, 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.494 से, तो ये माइनस का वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। परसेंटेज में ज्ञात करना है तो इनटू किससे साथ में परसेंटेज है प्रतिशत मात्रा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फा बराबर 2 को अपन यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा 4 को 2 से करते हैं, ये लगभग क्या है 5 के लगभग, ये यानी कि पूरा जो है 1 तो प्राप्त नहीं होगा लेकिन कुछ मानों में प्राप्त होगा, तो यानी कि 0.988। ये माइनस की वैल्यू यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या होगा ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्रतिशत में कितना आ जाएगा 98.8%। देखो आई ज्ञात करना जरूरी है। आई ज्ञात कैसे होगा, आई के लिए अपने को एमबी प्रेक्षित चाहिए, एमबी सैद्धांतिक यानी कि सैद्धांतिक अनुभार, बेंजोइक अम्ल का सूत्र पता होगा, सैद्धांतिक अनुभार ज्ञात कर लोगे। ये उल्टा क्यों हुआ ये आपको बता दिया है। आई ज्ञात हो गया, सैद्धांतिक में प्रेक्षित, प्रेक्षित अपन ने यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है इस पूरे न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दे रखी है उससे अपने प्रेक्षित ज्ञात किया, सैद्धांतिक का भाग दिया, ठीक है, सैद्धांतिक में जो है प्रेक्षित का भाग दिया, आई का मान ज्ञात हुआ। आई फिर अपने को संगुणन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करनी है तो संगुणन की मात्रा परसेंटेज में ज्ञात करते हैं, तो n इंटू आई माइनस संगुणन की मात्रा का ये सूत्र है। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 2 इंटू आई का मान 0.506 यहाँ पर लिखा, माइनस का 1 फॉर्मूले का, 1 माइनस n, n का मान कितना होता है, बेंजोइक अम्ल है बेंजीन में द्विलक बनाता है, n का मान कितना होगा 2, तो 1 माइनस 2, 1 में से 2 घटाएंगे माइनस 1, 0.506 में से 1 घटाएंगे तो ये क्या होगा यहाँ पर माइनस में से ये प्लस वाली वैल्यू घटा रहा है, इसका मतलब माइनस वाला दिखे तो वैल्यू माइनस में आएगी। इस माइनस को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका माइनस और ये नीचे वाला माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस की वैल्यू आएगी और फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आता है आपका 98.8%। तो ये थे आपके जो है आंकिक प्रश्नों से संबंधित जो भी आपके डाउट थे। साथ ही कुछ 1-2 प्रश्न और भी पूछे हैं लेकिन जो वो प्रश्न है आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम के अनुसार नहीं है, कंपटीशन एग्जाम के प्रश्न जो है उन लेवल पे आपके वो उस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। आपको जो है सिलेबस में क्या दे रखा है उसके अनुसार जो प्रश्न बनने की संभावना है उनके आधार पर आपको प्रश्न, बाकी वो चीजें एक्स्ट्रा है तो आपकी जो है कभी जो है समय मिलेगा तो वहां पर उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा या फिर आपको क्लास में समझा दिया जाएगा। तो बाकी की चर्चा है अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।